होता है वो कैसे अफेक्ट होता है, कब बढ़ता है, कब घटता है, कौन से फैक्टर्स उसके एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म को चेंज करते हैं, नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल कंडीशन में ले जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन किन कंडीशंस में बढ़ जाता है और किन कंडीशन में घट जाता है या किन कंडीशन में नहीं होता है। और अगर वाटर एब्जॉर्प्शन ना हो, प्लांट्स को ना मिले, तो आप जानते ही हैं प्लांट्स की लाइफ नहीं, बड़ी डिफिकल्ट और फाइनली डेथ भी हो सकती है। क्लियर? तो इस तरीके से हम फैक्टर्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद हमने कहा था आज ही हम सीखेंगे गटेशन, एक टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड है, बताएंगे आपको। गटेशन है, ट्रांसपिरेशन है, ये सब आता है, लेकिन गटेशन पहले बता देते हैं, ट्रांसपिरेशन बाद में बताएंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग फैक्टर्स विच अफेक्ट मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? फैक्टर्स विच अफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, absorption of water by roots in higher plants, क्लियर? तो सबसे पहला फैक्टर यही आता है कि सॉइल में वाटर है या नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ध्यान दीजिएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पहला फैक्टर तो मेन रेस्पॉन्सिबल फैक्टर तो यही हो गया ना, अरे भाई उसे वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है, जब सॉइल में वाटर होगा तभी तो एब्जॉर्ब करेगा ना, और वो भी अवेलेबल वाटर होना चाहिए, कैपिलरी वाटर होना चाहिए, है ना। सॉइल मॉलिक्यूल्स के बीच जो नैरो स्पेस होता है, उस नैरो स्पेस में वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होना चाहिए, तभी वाटर एब्जॉर्ब होगा। और अगर वाटर नहीं है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत? तो पहला फैक्टर यही आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, है ना। कैपिलरी वाटर होना जरूरी है। अब वाटर है भी तो हो सकता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो सकता है ग्रेविटेशनल वाटर हो सकता है केमिकली कंबाइंड वाटर हो, नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? केवल और केवल कैपिलरी वाटर ही चाहिए प्लांट्स को। प्लांट्स के पास कैपेसिटी है केवल कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करने की, तो कैपिलरी वाटर होना तो चाहिए। ऐसा ना हो सॉइल लॉज्ड विद वाटर, सॉइल पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है, वहां भी वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और वहां तो रूट्स डैमेज हो जाती हैं, बताया था मैंने पिछले लेक्चर्स में। क्लियर? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, मेन फैक्टर जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होता है। तो ध्यान दीजिए क्या है, तो कह सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मेन फैक्टर which is responsible for काहे के लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्लियर है ना? ठीक है ना। फॉर एब्जॉर्प्शन ओनली कैपिलरी वाटर, ध्यान रखिएगा, ओनली कैपिलरी वाटर रिक्वायर्ड, केवल और केवल, एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल कैपिलरी वाटर ही रिक्वायर्ड है। ना तो ग्रेविटेशनल वाटर चाहिए, ना ही हाइग्रोस्कोपिक वाटर चाहिए, ना ही केमिकली कंबाइंड वाटर चाहिए। कुछ समझ में आ रहा ना? कौन सा वाटर? कैपिलरी वाटर। अब ये मत कहना सर कैलाट्रोपिस तो एब्जॉर्ब करता है, आपने ही बताया, बिल्कुल हमने ही बताया, वो एक्सेप्शनली है। कैलाट्रोपिस, प्रोसोपिस और कैपेरिस, 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है। अगर ग्रेविटेशनल वाटर उन्हें नहीं मिलता, कैपिलरी वाटर नहीं मिलता, तो वो ग्रेविटेशनल वाटर को भी अपना सोर्स बना सकते हैं। वो उनके पास एक ऑब्जेक्टिव
या कह सकते हैं ऑप्शनल सोर्स होता है। लेकिन अगर कैपिलरी वाटर है तो फिर वो भी ग्रेविटेशनल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, केवल कैपिलरी वाटर को यूटिलाइज करेंगे। ध्यान रहे इस बात को। ओके, तो इस तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और ध्यान दीजिए क्या है, ठीक है ना, ये वाटर समझ में आ गया। हाँ, और ये जो हमारी रूट्स होती हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लियर समझ में आया कि नहीं। सेकेंड आता है एरिएटेड सॉइल। सॉइल में प्रॉपर एरिएशन होना चाहिए, O2 की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर था, सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ O2 इन सॉइल। ध्यान दीजिएगा, इसे हम एरिएशन ऑफ सॉइल कहते हैं। एरिएशन ऑफ सॉइल। ध्यान दीजिएगा, सॉइल का प्रॉपर एरिएशन होना चाहिए। अगर सॉइल के मॉलिक्यूल्स के बीच O2 की कमी हो जाती है तो क्या होता है, जानते हैं ना। तो फिर क्या होगा, सीधी सी बात है, रूट्स लिविंग सेल हैं, लिविंग सेल की डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज सभी लोग जानते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। वो भी यूकैरियोटिक सेल है, एरोबिक रेस्पायरेशन होगा। और अगर O2 नहीं है तो फिर एनाएरोबिक रेस्पायरेशन करेंगे। यानी अगर वाटर में या वाटर लॉज्ड सॉइल में O2 की कमी हो गई तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना। O2 की कमी होगी तो रूट सेल डन एनाएरोबिक रेस्पायरेशन and incomplete combustion, incomplete oxidation of organic nutrients, then finally alcohol produced. Or this availability of alcohol in the root cell cause damage of degeneration of roots. Finally plants death. ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्लियर। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर O2 अवेलेबल नहीं है तो कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, फॉर proper absorption of water from soil O2 in soil required, O2 in soil required, क्लियर। आगे देखिए क्या होता है, ठीक है ना, वाटर, आगे देखिए सॉइल lodged with water lacking O2 कमी होती है, ठीक है ना। then roots done anaerobic respiration, क्या करती हैं ये, anaerobic respiration and form, क्या बनाएंगी, and form alcohol. So this alcohol degenerates roots of the plant, and finally causes डेथ ऑफ प्लांट। समझे कि नहीं। इसीलिए जब फ्लड आती है, ज्यादा बरसात होती है तो हमारे खेतों की फसल खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, कारण उसकी रूट्स डैमेज हो जाती हैं। वाटर काफी दिन भरे रहने से O2 की कमी हो जाती है, रूट्स मिट्टी से ही O2 लेती हैं, O2 रहेगी नहीं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगी, एल्कोहल बनेगा, रूट डैमेज हो जाएंगी, डिजेनरेट हो जाएंगी और प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। यानी हमारा क्रॉप प्लांट खत्म हो जाएगा और हमारी क्रॉप्स खत्म हो जाएगी। ये दूसरा कारण था, क्लियर। तीसरा ध्यान दीजिएगा, और क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स
यानी साल्ट इन सॉयल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये भी एक अफेक्ट करता है। अगर सॉयल में मिनरल्स का कंसंट्रेशन रूट के कंसंट्रेशन की कंपेयर में ज्यादा हो गया तो फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, या कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है अपोजिट इक्ज ऑस्मोसिस हो जाती है। जैसे कभी कभी किसान जो होता है, फार्मर जो होता है, अपने फसल में फर्टिलाइजर मिलाता है, केमिकल फर्टिलाइजर, नाम सुना होगा, यूरिया, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, है ना, एनपीके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है ना, एग्रीकल्चर स्टोर जो होते हैं वहां पर अवेलेबल होते हैं। अब उन फर्टिलाइजर को कुछ किसान ज्यादा डाल दिया उन्होंने, नहीं से उन्होंने अपना गेस कर पाया कि कितना मिलाना, हो सकता कहीं या कहीं पर ज्यादा पड़ जाता है, अचानक गिर गई, तो वहां के जब मिट्टी मिल जाती है वो, तो वहां जो प्लांट के आस चारों तरफ जो होता है कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और धीरे धीरे प्लांट्स येलो कलर का हो जाता है, कारण एक जास्मोसिस हो जाती है और प्लांट्स की डेथ हो जाती है। क्लियर? ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स और साल्ट्स इन सॉइल क्या होता है, ठीक है ना, जो कंसंट्रेशन है तो कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स यानी साल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, in absorption of water from soil, ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे देखिए क्या होता है, if concentration of salt in soil increases then exosmosis takes place, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगी, एक ऑस्मोसिस होगी। एंड इफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज लोअर देन रूट सेल से कम होगा, सो इंडोस्मोसिस अकर एंड इजिली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, सो इंडोस्मोसिस अकर्स, क्लियर है ना, क्या होगा, इंडोस्मोसिस होगा एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इजीली टेक्स प्लेस। बोलो समझ में आया कि नहीं? ओके, नेक्स्ट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रूट हेयर है या फिर नहीं है, फिर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रूट हेयर। क्लियर? आइए देखते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रूट हेयर, ये अगला फैक्टर है हमारा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रूट हेयर्स इन हायर प्लांट्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रूट्स इन हायर प्लांट, ध्यान दीजिए। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, तो कह सकते हैं इन हायर प्लांट्स रूट हेयर्स आर प्रेजेंट, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्लियर है ना? तो कह सकते हैं रूट हेयर्स क्या करते हैं, ये इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ
वाटर। क्लियर है ना? आगे देखिए, जो रूट हेयर्स होते हैं हमारे, ये सभी प्लांट में पाए जाते हैं, तो कह सकते हैं रूट हेयर्स आर फाउंड इन all spermatophytes mostly। क्लियर है ना? एक्सेप्ट few plant like pinus। क्लियर है ना? आगे देखिए, the plants in which root hairs absent, ठीक है ना, उनमें क्या होता है? द प्लांट्स इन विच रूट हेयर्स एब्सेंट, जिनमें रूट हेयर एब्सेंट होता है, क्या होता है उनमें? इन दोज प्लांट सिम्बायोटिक फंगल एसोसिएशन प्रेजेंट, है ना, इन विच फंगल हाइफी एक्ट एज रूट हेयर्स। दिस एसोसिएशन क्या कहते हैं इसको? कॉल्ड माइकोराइजा। क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये थे हमारे फैक्टर्स। और कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिए, और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, ये भी अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे सभी फैक्टर्स हो गए। बात करें हम वाटर पोटेंशियल, बात की हमने, डीपीटी की, वही हमारे उसी से रिलेटेड है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसी रिलेटेड है, तो सारे फैक्टर्स आपके समझ में आ जाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, ये सब हमारे अफेक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमने कहा था आज हम स्टार्ट करेंगे या देखेंगे गटेशन के बारे में। गटेशन क्या होता है इसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। गटेशन एक टर्म आता है, गटेशन, वैसे तो इसे बाद में पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको पहले बता देते हैं। गटेशन, ट्रांसपिरेशन, दो टर्म आते हैं हमारे। एक गटेशन होता है, एक ट्रांसपिरेशन होता है, एक ब्लीडिंग होती है ना, ब्लीडिंग होती है। प्लांट्स में ब्लीडिंग है, जैसे हमारे पास कट लगता है, ब्लड वेरी फास्ट फ्लो करता है ना, निकलता है बाहर से ब्लीडिंग। प्लांट्स में भी जब उसमें कट कर देते हैं, इंजर्ड टिश्यू होता है, वहां से भी उसका जो वाटर होता है वो रिलीज होने लगता है, उससे भी ब्लीडिंग, पर वो वेरी फास्ट होता है, ठीक है ना। फिलहाल हम गटेशन देखेंगे क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, गटेशन एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें जो वाटर होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं, सॉल्यूशन फॉर्म में, है ना, सॉल्यूशन फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिलीज होता है ना। वाटर, इसमें क्या कह सकते हैं, इन दिस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स एज ड्रॉपलेट्स कॉल्ड गटेशन। तो कह सकते हैं आप लोग, क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स एज वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या कहते हैं इसको? कॉल्ड गटेशन। इसी को क्या कहते हैं हम? गटेशन कहा जाता है। अब देखिए, इस प्रोसेस में लॉस किया हुआ वाटर वो प्योर नहीं होता है, सॉल्यूशन होता है, तो कह सकते हैं द गटेटेड वाटर इज इम्प्योर। मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स मिनरल्स आर प्रेजेंट, यानी ये कैसा होता है? सॉल्यूशन होता है, ये ट्रांसपायरेशन की तरह प्योर नहीं होता है। क्लियर? जो गटेशन होता किससे के थ्रू? कह सकते हैं गटेशन टेक्स प्लेस स्पेशल पोर, क्या कहते हैं उनको? कॉल्ड हाइडेथोड और वाटर
स्टोमेटा which remain always open, जो हमेशा ओपन रहते हैं, ठीक है ना। गटेशन आर नॉट फाउंड इन ऑल प्लांट, गटेशन सभी प्लांट में नहीं पाया जाता, कह सकते हैं गटेशन आर नॉट commonly not found in all plants commonly, क्लियर है ना। ये सभी प्लांट में जनरली नहीं पाया जाता, कुछ प्लांट में पाया जाता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं दिस फिनोमेना प्रेजेंट इन कोलोकेशिया ग्रासेस, है ना, ग्रासेस कोलोकेशिया में पाया जाता है, ग्रासेस में पाया जाता है, एंड अदर सॉफ्ट हर्ब्स में पाया जाता है, क्लियर है ना। दिस आल्सो फाउंड इन कैरियोटा यूरेंस वेरी फास्ट होता है। ऐसा कहा जाता है कि कैरियोटा यूरेंस हमारा एक दिन में 50 लीटर वाटर को लॉस करता है, 50 लीटर मैक्सिमम लॉस कर सकता है। मैक्सिमम कितना? 50 लीटर पर डे। ताड़ी जिसे बोलते ताड़ी, साउथ इंडियन, है ना। कैरियोटा यूरेंस 50 लीटर पर डे मैक्सिमम लॉस कर सकता है, क्लियर। आप ध्यान दीजिए, हमारा जो गटेशन था समझ में आया आप लोग को। देखिए कैसे जो पोर होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, हाइड्रोथोड के बारे में बात करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है, अभी मैंने बताया था जो गटेशन होता है, गटेशन टेक्स प्लेस थ्रू हाइड्रोथोड, इसके द्वारा हाइड्रोथोड के द्वारा होता है। ये हमेशा ओपन रहते हैं, क्लियर है ना। तो देखिए क्या होता है, हाइड्रोथोड, और इन्हें क्या बोलते हैं हम, वाटर स्टोमेटा। क्या कहते हैं? वाटर स्टोमेटा। फाउंड एट द मार्जिन ऑफ लीव्स के मार्जिन में पाया जाता है, क्लियर है ना, ठीक है ना। आगे देखिए क्या होता है, बिहाइंड द हाइड्रोथोड opening a cavity present in which water available, जिसमें क्या होता है, वाटर पाया जाता है। ये जो कैविटी होती है तो कह सकते हैं दिस कैविटी इज लाइंड बाय पैरेनकाइमेटस सेल्स। दिस लाइनिंग कॉल्ड, इस लाइनिंग का नाम क्या होता है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिथेम। क्या कहते हैं इसको हम, एपिथेम कहा जाता है, क्लियर, ओके। अब देखिए क्या होता है ना, वाटर रिमूव्स फ्रॉम कैविटी थ्रू हाइड्रोथोड mainly during early morning and in night,
मोस्टली। क्लियर है ना? ये था हमारा हाइडेड थॉट। बोला समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा, कोई दिक्कत? क्लियर। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। कौन सा टॉपिक सीखेंगे? एसेंट ऑफ सैप। क्या होता है एसेंट ऑफ सैप? जरा ध्यान दीजिए। अभी तक आपने पढ़ा था वाटर एब्जॉर्प्शन। अभी सॉइल से वाटर रूट हेयर से होता हुआ डिफरेंट लेयर को क्रॉस करता हुआ जाइलम तक पहुंच गया। अब जाइलम तक तो वाटर पहुंच गया, लेकिन वाटर जो चाहिए वो प्लांट्स के एरियल पार्ट में पहुंचना है, लीव्स तक पहुंचना है, ग्रोइंग रीजन में पहुंचना है। डिफरेंट पार्ट को वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो रूट से अपवर्ड मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी, इस फिनोमेना को जानेंगे हम, जिसे हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, फिर इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फोर्स लगते हैं इसमें, उन सभी के बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे, विद फिगर भी स्टडी करेंगे। क्लियर? लेकिन आज नहीं, वो सब स्टडी करें कहां? अगले लेक्चर में। ओके, आज के लिए फिर इतना ही। और फिर से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बायोलॉजी को विद राजपूत सर एंटरटेन करते रहिए। ओके, थैंक यू।